हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ पवन। दोस्तों, लिटरेरी टर्म की सीरीज हम लोग काम कर रहे हैं। लिटरेरी टर्म पर 2 क्लास आपको मिल चुके हैं। आज देखते हैं तीसरी क्लास में कौन कौन से शानदार से क्वेश्चंस हैं। चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर कर दें सभी लोगों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एम्बस। एम्बस इज अ मीट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ। एम्बस क्या होता है? एक मीट्रिकल फुट है कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिलेबल्स। सही आंसर क्या है? एम्बस में क्या होता है? 2 सिलेबल का एक मीटर होता है ना, इसे एम्बस कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है? एक अनस्ट्रेच्ड सिलेबल होता है। अनस्ट्रेच्ड सिलेबल होगा, उसके बाद में जो आएगा वो स्ट्रेच्ड सिलेबल होगा, है ना। एक अनअसेंटेड होगा, दूसरा असेंटेड सिलेबल होगा, ठीक है। और ऐसे ही 5 फीट बन जाते हैं तो इसे हम लोग पेंटामीटर कहते हैं, ठीक है। एक लाइन अगर बन जाए और इसमें 5 फीट ऐसे आ जाएं, 5 एम्बिक फीट आ जाएं तो उसे पेंटामीटर कहते हैं उस लाइन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ। सही आंसर है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोलॉजी पर उन्होंने एक बुक लिखी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इनकी बुक कौन सी है? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इस बुक में इन्होंने पहली बार स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टर्म का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो फ्रेज है सबसे पहले टी.एस. इलियट द्वारा यूज की गई थी। टी.एस. इलियट ने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था द मेटाफिजिकल पोएट्स। द मेटाफिजिकल पोएट्स। इस एस्से में इन्होंने एक टर्म दिया था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? टी.एस. इलियट। एन आइडिल इज यूजुअली अ पोएम अबाउट। एक आइडिल है, बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है, थियोक्राइट्स के टाइम से। तो एक पोएम होती है, तो ये कैसी पोएम होती है? पिक्चरस्क सिटी लाइफ, पैनोरामिक व्यू ऑफ नेचर, पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पिक्चर कंट्री लाइफ। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पिक्चरस्क कंट्री लाइफ। इसमें रस्टिक लाइफ दिखाई जाती है, देहाती जीवन, ग्रामीण जीवन दिखाया जाता है और बहुत ही शॉर्ट पोएम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन एन 1870 रिव्यू ऑफ कॉलेज बायोग्राफिया लिटरेरिया। 1817 की जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है, फ्रांसिस जेफरी क्वाइंड द टर्म लेक स्कूल ऑफ पोइट्स। इसका रिव्यू करते समय फ्रांसिस जेफरी ने एक टर्म दिया था और वो टर्म क्या था? लेक स्कूल ऑफ पोइट्स। इसमें ग्रुपिंग होती है कितने पोइट्स की, यानी इसमें कितने पोइट्स को लेक स्कूल ऑफ पोइट्स में जोड़ा गया है। लेक पोइट्स जिसे कहते हैं, जो पोइट्स लेक डिस्ट्रिक्ट में रहे थे, लेक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे, वही लेक पोइट्स इन्होंने कहा, जिसमें वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं और साउदे हैं, ठीक है। ये 3 पोइट्स जो हैं ये लेक पोइट्स कहते हैं, लेक पोइट्स कहे जाते हैं। Who among the following is not a university wit? यूनिवर्सिटी विट जो है इसमें कौन सा एक यूनिवर्सिटी विट्स का मेंबर नहीं था? तो क्रिस्टोफर मार्लोव, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, ये तीनों व्यक्ति यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर थे। बेन जॉनसन यूनिवर्सिटी विट्स के सदस्य नहीं थे, ठीक है। यूनिवर्सिटी विट बेन जॉनसन को नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट। अमेरिका में एक मूवमेंट था जिसको कहा जाता था बीट मूवमेंट। तो इसमें से कौन सा राइटर बीट मूवमेंट से संबंधित है? तो सही आंसर क्या है? एलन जिन्सबर्ग। एलन जिन्सबर्ग जो थे ये अमेरिकन बीट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। द बीट जनरेशन भी इसे कहा जाता था। द बीट जनरेशन वाज अ ग्रुप ऑफ ऑथर्स हुज लिटरेचर एक्सप्लोर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन कल्चर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ईरा।
पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर अमेरिकन कल्चर को जिन लोगों ने एक्सप्लोर किया उन लोगों को क्या कहा गया, वीट मूवमेंट बोला गया है ना। उन लोगों ने जो भी वर्क उस समय किए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो एक ऐसा मूवमेंट टाइप का लगने लगा। उसी के एक सदस्य एलन जिन्सबर्ग भी थे। नेक्स्ट है द टर्म थिएटर ऑफ क्रूएलिटी। थिएटर ऑफ क्रूएलिटी एक टर्म है, वाज कोइंड बाय। थिएटर ऑफ क्रूएलिटी शब्द किसने दिया था, ये टर्म किसने दिया था? तो सही आंसर है एंटोनिन अर्टाड। एंटोनिन अर्टाड ने थिएटर ऑफ क्रूएलिटी टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली। रेस्टोरेशन पीरियड में जो कॉमेडीज लिखी गई हैं वो खास तौर पर किस वजह से क्रिटिसाइज्ड की गई, यानी किस वजह से इनकी आलोचना हुई? तो एक्सेसिव विट एंड ह्यूमर, बिटर सटायर एंड सिनिसिज्म, इनडिसेंसी एंड परमिसिवनेस। इनडिसेंसी एंड परमिसिवनेस की वजह से। इनडिसेंसी का मतलब है अश्लीलता, है ना, इनमें अश्लीलता की वजह से और सेक्सुअलिटी का गलत यूज की वजह से इसकी आलोचना हुई, क्रिटिसाइज किया गया रेस्टोरेशन कॉमेडी को। रेस्टोरेशन कॉमेडी को कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इन्वर्जन इज द चेंज इन द वर्ड ऑर्डर। ये बात आपको पता है, इन्वर्जन क्या है? वर्ड ऑर्डर जैसा होना चाहिए उसे वैसा ना रख के उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं राइटर्स जानबूझकर। फॉर क्रिएटिंग रेट्रिकल इफेक्ट, जिससे थोड़ा इफेक्ट अच्छा पड़े। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक आई लाइक। अब इस बात को कहना चाहिए था आई लाइक दिस बुक, लेकिन राइटर या पोइट को इस लाइन को लिखे तो ऐसे भी लिख सकता है दिस बुक आई लाइक। तो ये क्या हो गया, जो ऑर्डर है उसे चेंज कर दिया, इसे कहते हैं इन्वर्जन। और इस इन्वर्जन के लिए दूसरा टर्म, यानी इसका दूसरा शब्द क्या कह सकते हैं इन्वर्जन को दूसरे शब्दों में? तो दैट इज हाइपरवेटन। हाइपरवेटन विल बी आंसर हियर। नेक्स्ट है द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन। एक फ्रेज है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तो कहाँ पर ये फ्रेज देखने को मिलती है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आंसर हो जाएगा बायोग्राफिया लिटरेरिया। कॉलरिज का वर्क है और कॉलरिज ने ही ये टर्म दिया है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब ये होता है कि जो हम लोग हैं किसी चीज़ को जानते हुए भी कि ये कहानी, ये स्टोरी सच नहीं है, कोई मूवी देखते हैं, कोई कॉमेडी देखते हैं, पता होता है ये स्टोरी ऐसी है नहीं, सच नहीं है, लेकिन फिर भी उसे देखकर आनंद आता है ना। तो हम लोग जो उसका जो सच होता है उसके पीछे लॉजिक जो हम लोग लगाया करते हैं वो लॉजिक पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये चीज़ गलत है, और उसमें जो आनंद आ रहा होता है उसका आनंद लेते हैं, ठीक है। तो टू सेक्रीफाइस लॉजिक फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट, है ना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को शेयर कर दें। इनक्यूनेबुला, इनक्यूनेबुला रेफर्स टू, इसका मतलब क्या है? ये बुक्स के लिए रिलेट करता है ये शब्द बुक्स से। कौन सी बुक्स? ऐसी बुक्स जो 1501 से पहले पब्लिश हो गई थी, और 1501 से पहले प्रिंटिंग प्रेस वाला कुछ वो था नहीं काम, तो इसमें कुछ मेटल से प्रिंट की जाती थी बुक्स। तो जो 1501 से पहले बुक्स पब्लिश हुई उन्हें इनक्यूनेबुला रेफर किया जाता है, कहा जाता है। द टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म, जो टाइटल है न्यू क्रिटिसिज्म, पब्लिश्ड इन 1941, वाज रिटन बाय। एक बुक है द न्यू क्रिटिसिज्म नाम से, और ये बुक 1941 में 1941 में पब्लिश हुई। किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर होना चाहिए जॉन क्रोब रैनसम। जॉन क्रोब रैनसम की बुक है न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है। अब मोनोसेलेबिक राइम, मोनोसेलेबिक राइम होती है ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ टू लाइन्स, वर्स इज कॉल्ड। टू लाइन्स हैं, इसमें जो लास्ट में राइम होती है ये मोनोसेलेबिक होगी और स्ट्रेस्ड होगी, स्ट्रेस्ड होगी, है ना। तो जब स्ट्रेस्ड दोनों राइम होती हैं तो इसे हम लोग मैस्कुलन राइम कहते हैं। कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, मैस्कुलन राइम यूजीसी नेट का है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है मैस्कुलन राइम, आप लोग जरूर जान लें मैस्कुलन राइम क्या होती है। देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाहर कुछ नहीं होता है, जो भी है वो समझो सब कुछ टेक्स्ट में ही है, किसी भी वर्क का जो टेक्स्ट है उसी में सब कुछ है। इज ए की स्टेटमेंट इमेनेटिंग फ्रॉम, ये स्टेटमेंट किस विचारधारा से हो सकता है? फेमिनिज्म,
या न्यू हिस्टोरिसिज्म या स्ट्रक्चरलिज्म? सही आंसर है डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी देने वाले हैं जैकस डेरिडा। डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी किसने दी है? जैकस डेरिडा ने दी है। तो इनका एक वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। जैकस डेरिडा का एक वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ऑफ ग्रामेटोलॉजी। और इस वर्क में ही जैकस डेरिडा बताते हैं कि जो कुछ भी है टेक्स्ट है, वर्ड और मीनिंग का जो रेफरेंस है, संबंध है, उसी से किसी वर्क को जज करना चाहिए, किसी भी लेख को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश एम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी। जो इंग्लिश एम्बिक पेंटामीटर है सबसे पहले मैच्योरिटी में लाया गया था किसके माध्यम से? सोनेट के माध्यम से। सोनेट्स लिखी गई खास तौर पे शुरुआत में एम्बिक पेंटामीटर में, व्याट के द्वारा, सरी के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोनेट। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप? कौन सा इसमें से एक जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है, ब्लूम्सबरी ग्रुप का मेंबर नहीं है? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? देखो, लिटन स्ट्रैची ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर थे, क्लीवेल भी हैं और ईएम फॉरेस्टर भी हैं। सही आंसर है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल वाज नॉट द मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। ठीक है, ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर कौन नहीं है? विंस्टन चर्चिल। वर्जीनिया वुल्फ भी इसके मेंबर थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। द टर्म इंटरनेशनल फैलेसी, इंटरनेशनल नहीं है ये, इंटेंशनल फैलेसी होनी चाहिए। इंटेंशनल फैलेसी इज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो ये बिमसेट एंड बेड्सली के द्वारा यूज किया गया था। ये टर्म इंटेंशनल फैलेसी किसने दिया था? विमसेट एंड बेड्सली ने। अ शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग राइम स्कीम। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन यूजीसी नेट तक में पूछ लिया जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम क्या होता है? तो इसका राइम स्कीम होता है ए बी, सी डी, ई एफ और लास्ट में जो कपलेट होती है वो जी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन अ सीक्वेंस इन विच ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर स्ट्रक्चर्ड। किस क्रम में जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं वो स्ट्रक्चर की जाती हैं? सही आंसर क्या है वो हम लोग देखेंगे। ट्रेजेडीज की शुरुआत जो होती है उसे कहा जाता है एक्सपोजिशन। कोई भी ट्रेजेडी का जो प्लॉट स्ट्रक्चर शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग एक्सपोजिशन कहते हैं। तो ये तो आना चाहिए पहले नंबर पर। ठीक है, जब एक्सपोजिशन होता है और जब कहानी स्टोरी आगे बढ़ती है तो फिर उसमें देखने को मिलता है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट जब और बढ़ जाता है तो वो क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है। तीसरा स्टेप क्लाइमेक्स का है। और फिर चौथे नंबर पर आता है, फोर्थ नंबर पर आता है डेनोमेंट। डेनोमेंट का मतलब फिर चीज़ें धीरे धीरे एंड होता है ट्रेजेडी का। ठीक है, तो इसी क्रम में हो जहाँ पर एक्सपोजिशन पहले दिया हो। एक्सपोजिशन किस में पहले दिया है? थर्ड नंबर किस में है? एक तो ये है और दूसरा ये है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा वाला। तो 3 के बाद दूसरा कहाँ है? यहाँ पर। पहले तीसरा ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन, और फिर तीसरे नंबर पे क्लाइमेक्स यानी चौथा ऑप्शन आना चाहिए। फिर चौथा ऑप्शन है पहला डेनोमेंट। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले एक्सपोजिशन होता है यानी ट्रेजेडी की शुरुआत होती है। फिर स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। कॉन्फ्लिक्ट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो चीज़ें क्लाइमेक्स पर पहुंच जाती हैं, है ना। और उसके बाद डेनोमेंट होता है जब ट्रेजेडी का एंड हो रहा होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही हो गया। द टर्म कर्टल सोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्टल सोनेट कॉइन्ड बाय, तो कर्टल सोनेट को कॉइन करने का श्रेय जाता है गेरार्ड मेनली हॉपकिंस को। इन्हें जीएम हॉपकिंस भी कहते हैं। कर्टल सोनेट एक ऐसी सोनेट है जिसमें 11 लाइन्स होती हैं ना, 11 लाइन्स होती हैं। इलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। टीएस इलियट ने एक टर्म यूज किया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज एसे, अपने एसे में। कौन सा एसे हो सकता है? मेटाफिजिकल पोएट्स, हैमलेट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट और डांटे। तो हैमलेट तो कोई वर्क है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग ऑप्शन बी को लगाएंगे। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इनका जो पूरा वर्क है वो क्या है? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ये एक वर्क है टीएस इलियट का,
एक ऐसे है, तो इसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बताया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बताया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म द कॉमेडी ऑफ मेनेस, द कॉमेडी ऑफ मेनेस इज एसोसिएटेड विद अर्ली प्लेज ऑफ, किसके प्लेज से संबंधित है टर्म कॉमेडी ऑफ मेनेस। इसमें कॉमेडी तो होती है लेकिन एब्जर्ड टाइप की ही कॉमेडी लगभग मिलती है। कॉमेडी ऑफ मेनेस में क्या होता है, जो इसमें धमकी और दहशत वाली चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डरा रहा है, धमका रहा है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो कॉमेडी ऑफ मेनेस। हेराल्ड पिंटर जो हैं एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं, इनके अर्ली प्लेज में कॉमेडी ऑफ मेनेस मिलती है ना, इनके जो प्लेज हैं वो कॉमेडी ऑफ मेनेस की कैटेगरी में आते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें सभी लोग। इन अ पोएम अ लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप्ड, कोई भी पोएम होती है उसमें या तो कोई लाइन होती है वो लास्ट में एकदम एंड हो जाती है, फुल स्टॉप मिलता है, ठीक है, या कोई लाइन ऐसी होती है, वो क्या हो सकती है, इन अ पोएम अ लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप्ड, एंड स्टॉप्ड का मतलब उस लाइन का ही एंड हो गया है ना, और या फिर क्या हो सकता है वो लाइन चलती रहती है, जैसे यहाँ तक आई फिर कंप्लीट नहीं हुई तो नई लाइन से शुरुआत हो गई और यहाँ पर एंड हो गई, है ना। कोई भी पोएम देखेंगे तो उसमें ऐसा हो सकता है। अगर वो लाइन यहाँ पे एंड नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, तो आगे जाकर एंड होती है, इसे रन ऑन लाइन कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो पोएम की कोई लाइन या तो वो एंड स्टॉप्ड हो सकती है या फिर रन ऑन लाइन हो सकती है। नेक्स्ट है इन अ पोएम, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, एन एपिलॉग इज, एपिलॉग क्या होता है, सही आंसर क्या हो सकता है एपिलॉग का, प्रीफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इट इंट्रोड्यूसेस, किसी वर्क के पहले कुछ लगा होता है उसे एपिलॉग कहते हैं, प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स्ड होता है पहले, तो जो एपिलॉग है ये वर्क के बाद में आता है, ठीक है। जैसे विलियम शेक्सपियर का प्ले है टेम्पेस्ट, इसमें बाद में एपिलॉग आता है। सफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप आर एक्सटेंड, या तो उस टेक्स्ट के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी और कुछ आगे बढ़ाता है उसकी स्टोरी को, या फिर पूरी जो स्टोरी है उस कॉमेडी में तो उसे उस वर्क में जो भी स्टोरी है उसे सम अप करता है। सम अप का मतलब पूरा फिर से एक नज़र उसमें आ जाएगी एपिलॉग में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सफिक्स होता है, वर्क के बाद में आता है, जैसे टेम्पेस्ट के बाद में विलियम शेक्सपियर ने एपिलॉग भी उसमें जोड़ा है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो पहले आता है, वर्क से पहले आता है, उसे प्रोलॉग बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उसे प्रोलॉग बोलते हैं। बाद में जो आता है उसे एपिलॉग बोलते हैं। इन एरिस्टोटल्स पोइटिक्स, एरिस्टोटल की पोइटिक्स में वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं, दैट इट इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एंड होल एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। एक परिभाषा हम लोग ये पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, imitation of an action that is complete and whole and of a certain magnitude having a beginning a middle। और इसमें क्या होता है, इसकी beginning होती है, उसका एक middle होता है और उसका अंत होता है। ये डेफिनेशन अरिस्टोटल ने अपने पोइटिक्स में ट्रेजिडी की बताई है, ठीक है। ये डेफिनेशन कैसी है, किसकी है, ट्रेजिडी की है। इन्होंने कहा ट्रेजिडी क्या होती है, इमिटेशन है एक एक्शन का, ठीक है, और ये कंप्लीट होगा, होल होगा और सर्टेन मैग्नीट्यूड, मतलब इसका प्रॉपर मैग्नीट्यूड होगा, ऐसा नहीं कि 2 मिनट का ही है, तो प्रॉपर समय होगा इसमें। हैविंग अ बिगिनिंग, इसकी बेहतरीन शुरुआत भी होगी, इसके मिडिल की भी स्टोरी होगी और इसका एंड भी प्रॉपर तरीके से होगा, उसे ट्रेजिडी कहेंगे, है ना। तो एरिस्टोटल की डेफिनेशन बहुत ही क्रिटिकल है ट्रेजिडी की। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज अ मोक हेरोइक पोएम। मोक हेरोइक पोएम किसे कहते हैं। हेरोइक पोएम में तो हेरोइक डीड्स, हेरोइक कारनामे दिखाए जाते हैं किसी हेरोइक हीरो के, लेकिन मोक हेरोइक पोएम क्या है, उसकी नकल है। जैसे इसमें तरीके सब हेरोइक होंगे लेकिन हो सकता है काम हेरोइक ना हो, यानी किसी वर्क का मजाक या इस तरीके से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मोक एट हेरोइक प्रिटेंशंस इन पोएट्स एंड क्रिटिक्स, मोक्स हेरोइज्म एंड एक्जेजरेटेड वर्च्यू इन ऑल एपिक्स, क्या हो जाएगा सही आंसर। यूजेज अ हेरोइक स्टाइल टू डिराइड एयर्स एंड अफेक्टेशंस, सही आंसर यही है। हेरोइक स्टाइल तो बहुत हीरोइक होगी और डिराइड कर रहा होगा एयर्स एंड अफेक्टेशंस, है ना, किसी चीज़ को कमतर तरीके से दिखाता है, मतलब जो एयर्स होंगे, अफेक्टेशंस होंगे, हीरोइक टाइप के होंगे, लेकिन वैसी चीज़ें ओरिजिनली होंगी नहीं। ऑप्शन सी मोक हेरोइक पोएम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्रामा एन असाइड इज एड्रेस्ड। किसी भी ड्रामा में जो असाइड आती है, असाइड का मतलब क्या है, तो ये किसे एड्रेस की जाती है, यानी असाइड किसके लिए बोली जाती है, टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर। असाइड किसी एक ऑडियंस को बोली जाती है, जो सामने ऑडियंस बैठी है, एक्टर ऑडियंस के लिए बोलेगा। द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मीन्ड, और इस तरीके से बोलेगा कि जो बोल रहा है एक्टर, उसका मतलब होगा कि केवल ऑडियंस सुन रही है और जो साथ में जो एक्टर है, अदर एक्टर्स ऑन स्टेज, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। यानी असाइड का मतलब क्या है, असाइड एक ऐसा डायलॉग है जो भी है एक्टर वो बोलता है तो केवल ऑडियंस को सुनाई देगा। वो समझ रहा है कि केवल ऑडियंस को सुनाई देता है और जो उसके साथी एक्टर्स हैं उन्हें सुनाई देने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर तो यही हो गया। बाकी भी देख लेते हैं। टू अदर एक्टर्स ऑफ द स्टेज, अदर एक्टर्स को असाइड सुनाई नहीं देती है। ठीक है, जब असाइड अदर एक्टर्स को सुनाई दे जाएगी तो फिर वो असाइड थोड़ी रह जाएगी। द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मीन्ड टू बी हर्ड बाई द ऑडियंस, नहीं, ये ऑडियंस के लिए ही होती है। ठीक है, ऑडियंस को सुनाई देगी, लेकिन जो साथी एक्टर हैं स्टेज पे उन्हें सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन को सही से डिस्क्राइब कौन सा शब्द करता है, तो वो आपको बताना है। सही आंसर क्या है, टू सीक टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्सेस। सेंटर्ड डिस्कोर्सेस का मतलब उसके अंदर जो भी बातें हुई हैं उनका जो प्रॉब्लमेटिक नेचर है उसे एक्सपोज करना। इट एडवोकेट्स सब्जेक्टिव और फ्री इंटरप्रिटेशन, फ्री इंटरप्रिटेशन नहीं होती है। डीकंस्ट्रक्शन जेकस डेरिडा में दिया है, न्यू क्रिटिसिज्म का हिस्सा है। न्यू क्रिटिसिज्म के अंतर्गत डीकंस्ट्रक्शन आता है। ठीक है, इट इम्पेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, नहीं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से तो बचने के लिए कहते हैं जेकस डेरिडा। जेकस डेरिडा कहते हैं जो वर्ड है किसी भी वर्क में, जो वर्ड्स हैं और उनके जो मीनिंग है, जो मीनिंग है वही जो कुछ है वो सब कुछ है। ठीक है, और इसके बाहर कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्स, जो सेंटर्ड स्टोरी है उसकी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्सिस रेफर्स टू। जो लोग नए हैं थोड़ा सा उन्हें टफ लग सकते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म के हैं और थोड़ा सा आपको समझना तो पड़ेगा। जब नहीं क्लियर हो रहा तो दोबारा से चीज़ों को देखें, दोबारा से सुने तो समझ में आएगा धीरे धीरे। लेक्सिस रेफर्स टू, लेक्सिस का मतलब क्या होता है? लेक्सिस होता है किसी लैंग्वेज के जितने भी सारे वर्ड हैं, है ना, और उन वर्ड्स से, किसी भी लैंग्वेज के जितने भी वर्ड हैं उन वर्ड्स से कितने शब्द और बनाए जा सकते हैं, इन्हें किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है, इसी स्टडी को लेक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग आर ग्रामेटिकल फंक्शंस। जितने भी वर्ड हैं, जितनी भी वोकैब है किसी भी लैंग्वेज की, उसके जो वर्ड हैं उनसे कितने भी वर्ड और बनाए जा सकते हैं जो मीनिंगफुल हों और जिनका ग्रामेटिकल फंक्शनिंग कराई जा सके, हो सके, तो वो लेक्सिस कहते हैं उसे। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। द लाइन सी वॉज अ वर्दी वुमेन, ऑल हर, इसे कहते हैं हर। ये चौसर की इंग्लिश है। चौसर की इंग्लिश को पढ़ने के लिए बहुत ही समझने की जरूरत पड़ती है। देखो, ऑल कैसे लिखते थे चौसर, हर कैसे लिखते थे, लाइफ लिखा है ना, ऑल हर लाइफ। वो एक अच्छी औरत रही थी हमेशा से, बहुत ही अच्छी औरत रही थी हमेशा अपने जीवन में। हस्बैंड्स, ये देखो हस्बैंड्स की स्पेलिंग, एट चर्च की स्पेलिंग देखिए, चर्च की स्पेलिंग ये है। डोर है जिसे हम लोग दरवाज़ा कहते हैं, हस्बैंड्स एट चर्च डोर सी हैड 5, और उसके 5 हस्बैंड तो चर्च के डोर पे मिल जाते थे, चर्च के गेट पे उसके 5 हस्बैंड खड़े रहते थे, और वो अपने जीवन में बहुत अच्छी औरत रही थी। चौसर ने ये कही है, जो एक वुमेन कैरेक्टर है ना, इनकी कैंटरबरी टेल्स में। तो ये चौसर की स्पेलिंग है, इंग्लिश है, देखो क्या है, आर एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल किसका है? तो ये एग्जाम्पल हेरोइक कपलेट का है। हेरोइक कपलेट है, देखो लाइव और 5 इस तरीके से जो इसका राइमिंग स्कीम है सेम है। ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है, दोनों सेम ही मिलेंगे और आइम्बिक पेंटामीटर में मिलेंगे। ठीक है, तो ये हेरोइक कपलेट का, चौसर की कैंटरबरी टेल्स हेरोइक कपलेट में ही लिखी गई है, डोंट वरी। Who among the following writers does not belong to the group the University Wits? इसमें से कौन सा व्यक्ति यूनिवर्सिटी वीट्स से संबंधित नहीं है ना? यूनिवर्सिटी वीट्स का हिस्सा कौन नहीं है इसमें? Who among the following writers does not belong to the group of
यूनिवर्सिटी बिट्स। सही आंसर क्या है? यूनिवर्सिटी बिट्स इज अ फ्रेज यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी। लेट 16th सेंचुरी में एक राइटर्स का ग्रुप था, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी बिट्स शब्द दिया गया था। ये लोग यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हुए थे, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था, कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी था, ठीक है। इसमें मार्लोव थे, ग्रीन थे, टॉमस नैश थे, ये लोग कैम्ब्रिज से थे। लिली, लॉज और पीले ऑक्सफोर्ड से थे। टॉमस किड जो थे, टॉमस किड ऑप्शन डी है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, फिर भी ये यूनिवर्सिटी बिट्स का हिस्सा थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, टॉमस किड थे ना तो आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, ना ही ऑक्सफोर्ड से थे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी बिट्स का हिस्सा थे। द टर्म ईगोटिस्टिकल सबलाइम, ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसके द्वारा दिया गया है? जॉन कीट्स के द्वारा दिया गया टर्म है ईगोटिस्टिकल सबलाइम। कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ 11 लाइन्स, आपको बताया है। कर्टल सोनेट में पहले 6 लाइन होती हैं, है ना। जो आपकी पेट्रार्कन सोनेट का या मिल्टोनिक जो सोनेट है, इसका सेस्टेट होता है, बाद वाला हिस्सा होता है जिसमें 6 लाइन होती हैं। तो एक तो सेस्टेट हो जाता है 6 लाइन का, एक होता है इसमें आपका क्वार्ट्रेन हो जाता है जो 4 लाइन का होता है। क्वार्ट्रेन विलियम शेक्सपियर जो यूज करते हैं, 3 क्वार्ट्रेन उनकी सोनेट में होते हैं, और एक फाइनल लाइन होती है अलग से, तो 1 लाइन ये हो जाती है। इस तरीके से 11 लाइन की ये कर्टल सोनेट होती है, ठीक है। वेयर एज सर टॉमस व्याट अडॉप्टेड पेट्रार्क एंड पेट्रार्कनिज्म टू इंग्लिश साउंड्स एंड मीटर्स। जहाँ तक बात है सर टॉमस व्याट की, तो इन्होंने पेट्रार्क को फॉलो किया और उन्होंने पेट्रार्कनिज्म फॉलो किया, वहाँ पर इंग्लिश में साउंड्स और मीटर्स को वहाँ पर लिया, फॉलो किया। सरीज वर्स, जो इनके साथी थे सरी, वर्स टेंड्स टू लुक बैक बियॉन्ड पेट्रार्क। इनके जो वर्स हैं, इन्होंने जो लिखा है वो पेट्रार्क से भी पहले की चीज़ें हैं, है ना, पेट्रार्क से भी आगे की चीज़ें हैं। तो वो क्या है? क्योंकि इन्होंने और भी बड़ा काम किया था। पेट्रार्क जो आपके सर टॉमस व्याट के साथी थे सरी, है ना, तो सर टॉमस व्याट से भी आगे बढ़कर इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने वर्जिल का जो एनीड था, जो लैटिन वर्स में लिखा गया था, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो इन्होंने जो था लैटिन वर्क में भी काम किया, लैटिन लैंग्वेज में भी काम किया। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया है? इज कॉइंड बाय, तो I.A. रिचर्ड्स। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज अ टर्म कॉइंड बाय I.A. रिचर्ड्स। स्पेंसेरियन स्टेंजा में क्या होता है? 4 एम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं, या 6 एम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं, या 8 एम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं, या 10 एम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं। तो स्पेंसेरियन स्टेंजा में दोस्तों 8 एम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं। वैसे जो स्पेंसेरियन स्टेंजा है ये 9 लाइन का होता है। कितने लाइन का होता है? 9 लाइन्स का होता है। 9 लाइन्स होती हैं, जिसमें से 8 एम्बिक पेंटामीटर की लाइन होती हैं, और एक जो 9वीं लाइन होती है वो हेक्सामीटर में लिखी जाती है। हेक्सामीटर का मतलब होता है उसमें 12 फीट होते हैं, 12 फीट होते हैं, 6 फीट होते हैं, 6 फीट होते हैं और 12 सिलेबल। 6 फीट का मतलब 12 सिलेबल, 1 फीट में 2 सिलेबल होते हैं। और जो एम्बिक पेंटामीटर है, पेंटामीटर में 10 सिलेबल होते हैं। तो स्पेंसेरियन स्टेंजा में क्या होता है? 8 एम्बिक पेंटामीटर्स की लाइन होगी और 1 एम्बिक हेक्सामीटर की लाइन होगी, ठीक है। 9 लाइन का स्टेंजा होता है। और आज के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी लोग नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ ज़रूर होते हैं लिटरेरी टर्म। जब आप 1, 2, 4 क्लास देखेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते रहेंगे, जिससे और भी आपका मज़ा अच्छा बना रहेगा, ठीक है। चीज़ें पहले से पढ़ी हुई चीज़ें मिलती हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है थोड़ा सा। तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे तो उन्हें भी देखें, उन्हें भी एंजॉय करें। मिलते हैं किसी अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।